एजेंट का डेफिनेशन कंप्लीट कर लिए थे ना? नो सर। अच्छा, लिमिटिंग और एक्सेस का डेफिनेशन नहीं किए थे, ओके। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट करा था फिर शायद, ये एक तो करा था इनमें। हाँ सर, हाँ। ओके ओके। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था वो यही था कि आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो भी आपका केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड से पहले जो नंबर आप लिखते हो, दैट नंबर इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे अगर यहाँ पे रिएक्शन लिखा जाए N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज गिविंग 2NH3 गैस, अगर ये आपका रिएक्शन है तो डेफिनेटली ये जो 2 है, 2 अमोनिया का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, 3 हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा एंड 1 नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हमने ऐसा भी लिखा था क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये भी कर लिया था क्या? नो सर। ओके। तो अब लिखना शुरू करेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, सर इसका बस डेफिनेशन लिखा था हमने। हाँ तो ये समझ में आ गया ना, ये डेफिनेशन वाला ही पोर्शन है, ठीक है? हाँ सर, ये आ गए। हाँ, तो बस यहीं से स्टार्ट करना है अब। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये मतलब हम एग्जैक्टली ये समझना चाहते हैं कि फीलिंग कैसे है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर को तो रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया उसको, मतलब इसको फील कैसे लिया जाए, ऐसा वाला चीज आपको पूछा जाए। तो मान लो मैं एक बार फिर से यही रिएक्शन दे रहा हूं आपको। नाइट्रोजन गैस, वन वन नाइट्रोजन 3H2 इज गिविंग 2 अमोनिया, ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पे मैं ना आपको एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, आपको बस ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट ये है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन is reacting with 3 gram of hydrogen to produce 2 gram of ammonia। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। करेक्ट है। कोई करेक्ट बोल रहे हैं? इनकरेक्ट सर, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। तो पहले तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो स्टेटमेंट बोला था ये इनकरेक्ट था, वो रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप भी कॉपी कर लो, फिर अपने आप समझ में आएगा कि रॉन्ग क्यों था। स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया जाता है, it represent stoichiometric coefficient represent the ratio of amount of reactant reacting with each other, reacting with each other, and also
and also ratio of amount of product produced. अब ये जो लाइन लिखा हुआ है इसमें ना अमाउंट को आप अंडरलाइन कर लेना, जहां भी अमाउंट लिखा हुआ है इसको आप अंडरलाइन कर, ठीक है। अमाउंट का यूनिट क्या होता है बच्चे? मोल सर। अमाउंट का यूनिट इज मोल। तो मतलब बोला ये जा रहा है आपसे, इंस्टेड ऑफ सेइंग 1 gram of nitrogen 3 gram of hydrogen is giving 2 gram of ammonia, नहीं 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 नहीं, ग्राम किसने बोला बोलने के लिए? वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। अमाउंट का यूनिट क्या होता है? मोल होता है। मतलब आप मोल में बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो। स्टेटमेंट फिर क्या बोलेंगे? 1 mole of nitrogen on reaction with 3 mole of hydrogen is going to produce 2 mole of ammonia। हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अमाउंट का यूनिट क्या था? मोल था। तो अगर आप 1 3 2 जो भी लिखा हुआ था उसको अगर आप मोल कंसीडर करोगे ना तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। लेकिन मोल के अलावा अगर आपने मास बोल दिया ना तो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये बात समझ में आया सभी को? यस सर। ये क्या लिखे हो भाई चैट में? किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट, एनीवन? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चलूं? नहीं है ना? वेरी गुड। नहीं है तो फिर मैं अब एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, धीरे धीरे आप चीजों को और डिटेल में समझेंगे। मान लो मैं आपको एक रिएक्शन दिया 2SO2, रिएक्ट करा रहे O2 के साथ, और जो प्रोडक्ट बना रहे वो 2SO2 बना रहे। तो यहां पे अगर मुझसे पूछा जाता प्रोडक्ट में ना, प्रोडक्ट इज SO3, ये SO3 है, SO2 नहीं है। SO2 तो रिएक्टेंट, ठीक है। दिस इज SO3। बोल रहा था कि यहाँ पे अगर आप रिएक्ट जो प्रोडक्ट है SO3, इसका SO3 का स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट अगर आपसे पूछते तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इज 2। यू कैन सी रिएक्शन आपका क्या है? बैलेंस है। तो स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का डेफिनेशन क्या सीखा? बैलेंस रिएक्शन में कंपाउंड के आगे जो नंबर लिखा है दैट इज स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो SO3 का स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है? 2 है। ऑक्सीजन का क्या होगा? 1 होगा। SO2 का क्या होगा? 2 होगा। ये हमको स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट चलो मालूम हो गया। साथ में हमको ये भी मालूम है कि स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट किसका रेशियो इंडिकेट कर रहा है? मोल का, मास का नहीं। तो आपसे मैं 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर बता देना। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो हमने 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया। आपको बताना है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 64 ग्राम हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया और उसको 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया। आपको बताना है सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा। दोनों केसेस में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप पहले अपना दिमाग लगा लो, पूरा सोच लो, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐड ऑन करेंगे, कुछ डेफिनेशन सीखेंगे, कुछ। क्या कुछ बता रहे? बताइए, आपकी आवाज थोड़ी सी 160 ग्राम। 160। ओके ओके, 160 बता रहे हैं, 160 ग्राम बता रहे हैं। सेकंड वाले का भी बता दीजिए फिर तो। 80 ग्राम। 80 ग्राम।
वाह यार, चमत्कार हो गया। मेरी लाइफ में पहली बार चमत्कार हो गया ये। इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन में 160 के अलावा कोई आंसर बताना चाहेगा क्या? तो मुझे लग रहा है अब नंबर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये नंबर काफी देर से खेल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से कॉपी कर लिए। नंबर चेंज कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा 160 एंड 80 के अलावा कोई और आंसर बताना चाहेगा? नहीं, बाकी कोई नहीं, एक ही आदमी, वो भी करेक्ट। डाउट डाउटफुल सीन हो जाता है ये। मतलब डाउट तब नहीं होता जब दो चार लोग बताए थे, एक ही आदमी बताए वो भी करेक्ट, बाकी बताए ही नहीं, पक्का डाउट हो जाता है फिर। एनीवन एल्स? कोई तो बता दो यार कुछ और। सर आंसर तो यही है सर। Sir, 160. अच्छा बोल रहे हो यही करेक्ट है? चलो ठीक है। सर 112 शायद। किसमें, फर्स्ट में सेकंड में? फर्स्ट। फर्स्ट में। ओके, महफूज 112। ओके, बाकी अगर किसी को टाइम चाहिए तो यू कैन टेक योर टाइम। मैं जल्दीबाजी में भगा नहीं रहा हूं आपको, आप आराम से टाइम लो, सॉल्व करो, देन बताओ। मुझे रेस नहीं लगानी इधर, रेस लगाना होगा तो बताएंगे। 160 112 इसके अलावा कोई कुछ, या सेकंड में अगर कुछ डिफरेंट आ रहा हो? अच्छा, मैंने नोटिस नहीं करा, ये 160 एंड 180 किसने बताया था भाई? मसूद बोल रहे हो करेक्ट है। मसूद बताओ मुझे, मुझे बताओ कैसे। Oh, you are getting 160 in first and 80 in second. बताओ बच्चे, फर्स्ट वाले में 160 कैसे आया? फर्स्ट वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अच्छा, फिर सेकंड वाले में 80 कैसे आया बच्चे? सेकंड लिमिटिंग रिएजेंट करके। ओके, मतलब लिमिटिंग रीजन पहले से पढ़ रखे हो। हाँ हमने सर। तो नाम ही नहीं लिया ना लिमिटिंग रीजन का, हमने तो अभी नाम ही नहीं लिया लिमिटिंग रीजन। ठीक है, ओके, करेक्ट है। आंसर तो बच्चे 180 160 एंड 80 ही करेक्ट है, यही आंसर करेक्ट था। अब देखते हैं हम लोग। हमने तो नहीं सुना यार हम। अच्छा अब बताई दो फिर, लिमिटिंग रीजन क्या होता है ये भी बताई दो। हमने तो नहीं सुना लिमिटिंग रीजन, आप बताओ, आज हम आपसे सीखेंगे। जो पहला खत्म हो जाए तो लिमिटिंग। ओके ओके, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, वेरी गुड, सारे करेक्ट थे। हाँ, अब हम लोग देखते हैं, जो बाकी लोग बच गए वो मेरे जैसे लोग हैं, हमको भी लिमिटिंग नहीं मालूम, तुमको भी नहीं मालूम, चलो यार आराम से सीखते हैं। ठीक है, जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग आराम से सीखते हैं। देखो अभी एक चीज हम लोग सीख रहे थे, बोल रहे थे कि SO3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, ऑक्सीजन का 1 था, एंड SO2 का 1 था, सॉरी SO2 का 2 था। तो हमने ये बोला कि ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ये एग्जैक्टली मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 मोल ऑफ SO2 जब भी 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल SO3 बना देगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि SO2 का अगर मुझे मोलर मास चाहिए ना, तो ये 64 ग्राम आता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सल्फर एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, आप कैलकुलेट करोगे अगर मोलर मास SO2 का तो वो 64 ग्राम आता है। अगर आप SO3 का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो 80 ग्राम आता है। अगर आप O2 का मोलर मास कैलकुलेट करोगे ऑब्वियसली दैट इज 32 ग्राम।
तो मैं आपको ना स्टेटमेंट एक बार फिर से रिपीट करके बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट में हम लोग क्या बोल रहे थे कि 2 मोल SO2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और 2 मोल SO3 बना लेगा। तो एक बात बताओ मुझे, 2 मोल SO2 का मास कितना होगा? 1 मोल का मास कितना? 64। तो 2 मोल SO2 का मास कितना हो जाएगा? 128 ग्राम। अब 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना? 32 ग्राम। ये तो मालूम ही। तो आपने क्या बोला? आपने जो बोला उसी को फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि 2 मोल O2 1 मोल 2 मोल SO2 सॉरी 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल SO3 बना लेगा। 2 मोल SO2 का मास कितना? 128 ग्राम। 1 मोल O2 का मास कितना? 32 ग्राम। तो इसके बजाय कि मैं 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बोलूं, मैं 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड कितना होता है? 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑक्सीजन बोलने से अच्छा है, 1 मोल ऑक्सीजन बोलने की जगह पे मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन बोल सकता हूं। तो मैं अब स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं। स्टेटमेंट चेंज करके अब मैं जो बोल रहा हूं ये स्टेटमेंट है 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड जब भी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा। अब 2 मोल सल्फर ट्राई ऑक्साइड का मास कितना? 1 मोल का मास 80, तो 2 मोल का मास कितना? 160। तो भाई आंसर तो आ ही गया ना। आप देखो, आप स्टेटमेंट में अब क्या बोलोगे कि 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो 2 मोल SO3 जिसका मास कितना है? 160 ग्राम SO3 बन जाएगा। तो आप देखो, आपने जो स्टेटमेंट में बोला एग्जैक्टली वही मास यहां पे दिया हुआ था कि आप 128 ग्राम SO2 को जब भी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2 मोल बनेगा, मतलब 160 ग्राम बनेगा। मतलब आंसर 160 करेक्ट था। ठीक है। अच्छा, यहां पे ना 1-2 लाइन और बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमने क्या बोला? 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। मतलब 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड को खर्चा करने के लिए ना आपको 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होगी ही होगी। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। क्या फिक्स है? 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड अगर मुझे खर्च करना है ना तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। या फिर उल्टा बोल लो कि अगर मुझे 1 मोल ऑक्सीजन खर्चा करना है ना तो मुझे 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। कम है। ठीक है, ये बात समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलो, फर्स्ट वाला पार्ट तो वो स्टोशियोमेट्री देखते देखते ही वही सेम आंसर आ गया, लफड़ा नहीं हुआ। लफड़ा है हमारा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में लफड़ा क्यों है आप ये समझो। पहले ये समझा जाए कि सेकंड पार्ट में लफड़ा क्या है, फिर सॉल्व करना तो बाद में सीखेंगे। लफड़ा ये है बेटा कि आपने ऑक्सीजन तो 32 ग्राम ले लिया, मतलब ऑक्सीजन कितना लिया? 1 मोल ले लिया। 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम। ऑक्सीजन तो आपने 32 ग्राम ले लिया। अब ऊपर में आपको समझा के यही आ रहा हूं कि अगर आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन खर्चा करना है, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन खर्चा करना है तो आपको 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, मतलब 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आपने क्या करा सेकंड वाले पार्ट में?
ऑक्सीजन तो ले लिया आपने 32 ग्राम, लेकिन 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड लिया ही नहीं। मतलब समझे, आपको जितना सल्फर डाइऑक्साइड खर्च होना चाहिए था उससे कम मास लिया आपने। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 32 ग्राम ऑक्सीजन, जब मैं रिएक्शन शुरू करूंगा तो सल्फर डाइऑक्साइड कम लिया था ना, जितना चाहिए था उससे कम लिया था। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कंप्लीट 32 ग्राम ऑक्सीजन का कंजम्पशन, कंप्लीट 32 ग्राम ऑक्सीजन खर्च नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल दिया? क्योंकि हमको मालूम है, मुझे दिख रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन खर्चा करने के लिए 2 मोल SO2 चाहिए। मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन खर्चा करने के लिए 128 ग्राम SO2 चाहिए ही चाहिए। अगर 128 से कम ले लिया आपने मास, तो बच्चे ऑक्सीजन आपका बच जाएगा, ध्यान रखना। ये बात समझ में आता है सभी को? Yes, sir. ओके। तो फाइनली ये रियलाइज हुआ कि जो सेकेंड वाला केस था उसमें SO2 पूरा खर्चा हो जाएगा, 64 ग्राम खर्चा हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 32 ग्राम खर्चा नहीं होगा। अब ना मैं आपको इसी क्वेश्चन को दोनों पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि कहां पे प्रॉब्लम होता है, कहां पे नहीं होता, वो सब देख रहे थे। अभी ना दोनों पार्ट को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और फिर देखेंगे कि वहां पे हमसे कहां पे गलती हो सकती है, फिर उसको सुधारने का तरीका देखेंगे, और इसी वे में हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे। तो मैं इसी क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, इसी क्वेश्चन को सेम चीज मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। 2SO2 रिएक्शन किससे करा रहे थे, O2 के साथ, प्रोडक्ट क्या बना रहे थे, 2SO3। ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। व्हाट आई वाज सेइंग कि आप 128 ग्राम ले आओ सल्फर डाइऑक्साइड का एंड 32 ग्राम ले आओ ऑक्सीजन का। आप बताओ SO3 कितना बनेगा। सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझना, सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छे से समझना। सॉल्व करने का तरीका, पहले मैं ऑक्सीजन को लेकर के सॉल्व करने जा रहा हूं। कैसे सॉल्व करूंगा? ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1। सल्फर ट्राइऑक्साइड का कोएफिशिएंट कितना, 2। तो आप याद करो कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 मोल O2 ऑन कंजम्पशन produces 2 मोल SO3। ये तो लिख ही सकता हूं मैं। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने स्टोइचियोमेट्री लिखा हुआ है। ये तो हमेशा करे, स्टोइचियोमेट्री रेशियो मोल के टर्म्स में यूनिवर्सल फैक्ट है हमारे लिए, हमेशा करेक्ट है, इसमें कभी लफड़ा नहीं हो सकता। तो मैं ये तो लिख ही सकता था कि 1 मोल ऑक्सीजन अगर मेरा खर्चा हो जाएगा तो 2 मोल SO3 बन जाएगा। हाँ भाई ठीक है, बन जाएगा। अब हमने कितना लिया, 32 ग्राम ही लिया हुआ है। 32 ग्राम कितना होता है, 1 मोल ही होता है, हमको मालूम है। तो अगर मैंने 1 मोल ऑक्सीजन लिया था तो 2 मोल SO3 बनना चाहिए। मतलब मुझे पहले ही पता चले गया कि SO3 कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। अब आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया कि मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, अगर मोल मालूम हो तो। मास कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। SO3 का मोल कितना, 2। SO3 का मोलर मास कितना, 60, मास 80, टोटल मास कितना, 160 ग्राम। मतलब 2 मोल का मास कितना, 160 ग्राम। तो आंसर कितना आना चाहिए, 160 ग्राम। वही आया भी था। अभी नहीं, अभी तो ये तो अभी एक तरीका हुआ ना, एक और तरीका देखते। ये तो बोला किसी ने कि चलो सर मैं ऑक्सीजन से सॉल्व करता हूं।
फिर किसी का दिमाग खराब हुआ, बोला मैं क्यों ऑक्सीजन से सॉल्व करूं, मैं तो SO2 से सॉल्व करूंगा, मैं ऑक्सीजन से सॉल्व नहीं करूं। तो अगर कोई SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से सॉल्व करना चाहता है तो वो क्या लिखेगा, वो बोलेगा देखो 2 मोल SO2 अगर मेरा खर्चा हो जाता तो 2 मोल सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाता। 2 मोल SO2 is going to produce 2 mole SO2 produces 2 मोल SO3। 2 मोल SO2 खर्चा होता तो 2 मोल SO3 बन जाता। अच्छा ठीक है, तो भाई आपने SO2 का कितना मोल लिया है जरा बताओ तो। 128 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कैसे मिलता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 64, मोल कितना 2। आपने दो एग्जैक्टली 2 मोल ही लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने एग्जैक्टली 2 मोल लिया था तो 2 मोल बना होगा। हाँ हाँ 2 मोल बना होगा। तो 2 मोल का मास कितना, अरे अभी तो कैलकुलेट करा 160। मतलब आप SO2 से करो या O2 से करो, दोनों से आंसर कितना आता है 160 आता है, एंड दैट इज करेक्ट। कोई लफड़ा नहीं, करेक्ट है 160 करेक्ट था। ठीक है, आपने देखा भी 160 लिखा हुआ था फर्स्ट वाले पार्ट का। अच्छा ये तो करेक्ट हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखते, फिर से दोनों करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो फिर से एक बार, थोड़ा पकाऊ लग रहा होगा लेकिन पक लो क्योंकि ये पकना ज्यादा जरूरी है। 2SO2 वही रिएक्शन O2 के साथ रिएक्ट करता है, 2SO3 बनता है। मैंने मास चेंज कर दिया, बोला आप इसका अब ले आओगे 64 ग्राम और इसका ले आओगे 32 ग्राम, अब बताओगे कि ये कितना बनता है। फिर से वैसे ही तरीका जैसे अभी करके आए। कोई बोलेगा चलो सर ऑक्सीजन से सॉल्व करता हूं, हाँ भाई चलो करते। तो ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, SO3 का 2। तो स्टेटमेंट क्या लिखता मैं स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग कि 1 मोल अगर आपका O2 कंज्यूम हो जाता, खर्च हो जाता, तो 2 मोल SO3 बन जाता। फिर आपसे पूछा गया आपने रिएक्शन कराने के लिए कितना O2 लिया था, 32 ग्राम। 32 ग्राम मतलब 1 मोल। अच्छा आपने 1 मोल ही लिया था, ठीक है। तो जब आप 1 मोल O2 लोगे रिएक्शन कराने के लिए, तो 1 मोल O2 के अकॉर्डिंग SO3 कितना बनना था, 2 मोल। और 2 मोल SO3 का मास अभी हमने कैलकुलेट करा, कितना आता है 160 ग्राम आता है। तो भाई 160 करेक्ट होना चाहिए था ना। अरे रुको रुको रुको, अभी तो ये O2 से कैलकुलेट करा। चलो किसी का दिमाग खराब हुआ, बोले नहीं 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 मैं तो SO2 से कैलकुलेट करूंगा। हाँ करो करो, SO2 से भी करो। SO2 से करते तो स्टेटमेंट क्या लिखते, बोलते भैया देखो 2 मोल अगर SO2 खर्चा हो जाता ना मेरा, तो 2 मोल SO3 मिल जाता। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, 2 मोल SO2 खर्चा होगा तो 2 मोल SO3 बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। तो फिर आपसे बोला गया कि आपने कितना मोल लिया रिएक्शन कराने के लिए, आपने लिया 64 ग्राम। तो मोल कितना होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज आल्सो 64। मोल कितना आ गया 1 मोल। अच्छा आपने 1 मोल लिया था क्या, ओके। तो अगर आपने 1 मोल SO2 खर्च करा होता तो 1 मोल SO3 बनना चाहिए फिर आपके हिसाब से। तो भाई जब 1 मोल SO3 बनना था तो 1 मोल SO3 का मास कितना 80 ग्राम। आप बेटा दिमाग कंफ्यूज कि भाई ये तो लफड़ा हो गया यार, हमने ऑक्सीजन के हिसाब से कैलकुलेट करा तो आंसर 160, SO2 के हिसाब से कैलकुलेट करा तो आंसर 80। अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि इसमें करेक्ट कौन सा है। आंसर तो दोनों आ रहे, ऑक्सीजन के हिसाब से 160 बनना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड के हिसाब से 80 बनना चाहिए, लेकिन अब करेक्ट कौन सा है ये कैसे पता चलेगा। कोई बताओ, कोई मेरी हेल्प करो कि अब कैसे पता चलेगा मुझे कि करेक्ट कौन सा है और क्यों, क्यों भी बताना है। ये तो मैंने पहले बता दिया ना 80 करेक्ट है, वो तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया।
80 क्यों करेक्ट है फीलिंग के साथ? कोई तो बताओ। सब गायब हो गए, मैं अकेला बचा। बिकॉज 64 खत्म हो जाएगा आगे। ओके, और कोई बोलो यार। आपको तो पहले से आता है ना, कोई और बोलो जो अभी सुन रहा था, जो पहली बार सुन रहा था ये सब। बाकी सब साइलेंट। अरे मुझे कभी कभी लगता है कि तुम लोगों को ये बताने के लिए कि हमको समझ में आया या नहीं आया, हाँ या नहीं बोलने के लिए पड़ोसी से पूछना पड़ता है, अच्छा ये बता आज मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। ऐसा करते हो क्या तुम लोग? अरे जल्दी बोलो, कोई बताएगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, मसूद के अलावा कोई और? नहीं, बाकी सब आपस में कहानी डिस्कस कर रहे थे, कहानी सुन रहे थे इतनी देर से। हाँ यार, बड़ी अच्छी कलरफुल कहानी चल रही थी आगे एकदम, देखो कभी ब्लैक कभी ग्रीन कभी येलो, ऐसी कलरफुल कहानी चल रही थी। कोई तो बोलो। अरे देखो, रिकॉल करो, 5 मिनट पहले मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, 5 मिनट पहले मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि 1 मोल ऑक्सीजन खर्चा करने के लिए 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए। 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड मतलब 128 ग्राम, मतलब 32 ग्राम अगर आपको खर्चा करना है ना, तो 128 ग्राम आपको चाहिए। आपने ये तो 32 ही रखा, यहां कहाँ है आपके पास 128? है ही नहीं आपके पास, आपके पास है ही 64। तो अगर आपने कम लिया है तो जल्दी खर्चा हो जाएगा ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड जल्दी खर्चा हो गया, ऑक्सीजन पूरा खर्चा हुआ ही नहीं। देखो इस बात को समझना, अगर 1 मोल ऑक्सीजन खर्चा हो जाता तो 100% 2 मोल SO3 बन जाता। बात बिल्कुल सही है, मैं ये बोल रहा हूं, स्टोइचियोमेट्री की बोल रहा हूं कि 1 मोल अगर O2 खर्चा हो जाता तो 2 मोल SO3 बन जाता, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन, दैट इज 1 मोल ऑक्सीजन खर्चा हुआ ही नहीं, वो बच गया। खर्चा पहले कौन हो गया? SO2 खर्चा हो गया, ऑक्सीजन खर्चा हुआ ही नहीं। जब ऑक्सीजन पूरा खर्चा ही नहीं हुआ तो ऑक्सीजन से जो भी कैलकुलेट करा वो गलत। पूरा खर्चा कौन हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, तो यहां पे ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने मालूम है कि 2 मोल SO2 खर्चा करेंगे 2 मोल SO3 बन जाएगा। अब यहां हमको दिख रहा है कि SO2 पहले खर्चा हो जाएगा, तो जितना खर्चा हुआ उसके हिसाब से हमने ढूंढ लिया SO3 कितना बनेगा, 80 ग्राम। हाँ करेक्ट है, क्योंकि SO2 हमने जितना भी लिया है सारा खर्चा हो जाएगा, ऑक्सीजन जितना भी लिया है वो सारा खर्चा नहीं होगा। तो ऑक्सीजन से जो भी कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, गलत आएगा, क्योंकि वो पूरा खर्चा ही नहीं हुआ। आपने तो मान लिया कि 32 ग्राम खर्चा होगा, आपने 32 ग्राम खर्चा कराया होता तो 160 बनता, 32 खर्चा हुआ ही नहीं था आपका, तो आंसर भी गलत है। ये बात सभी को समझ में आई अभी तक? यस सर। ओके ओके, चलो, बड़ा मेहनत लगा यार समझाने में। 1 मोल SO2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल SO3 बनेगा। नहीं 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 नहीं, सारा 1 मोल कैसे हो गया बच्चे? आपका ये स्टेटमेंट ही, अशरफुल, आपका स्टेटमेंट ही पूरा करेक्ट नहीं है। 1 मोल SO2 लेते तो हाफ मोल ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, फिर 1 मोल SO3 बनेगा, ठीक है? तो आपका स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ है, आपने जो भेजा हुआ है। खैर, मैंने जो बोला वो समझ में आना चाहिए कि देखो क्या हुआ कि ऑक्सीजन एंड में क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है, तो ऑक्सीजन को लेकर के मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। खर्चा कौन हुआ? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पूरा खर्चा हो जाएगा, तो SO2 को लेकर के कैलकुलेशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, ये वाली फीलिंग सबको आनी चाहिए, बस थोड़ा सा चीज और बचा है, सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले। ये चीज क्लियर हो गया सभी को?
Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट एक चीज तो दिमाग में बिठा लो बेटा, वो रिएक्टेंट जो पहले खर्चा हो जाता है, पूरी तरीके से खर्चा हो जाता है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। उसको नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट। लिमिटिंग किसको बोलेंगे? जो पहले खर्चा हो जाएगा। और अगर मान लो SO2 पहले खर्चा हो गया और ऑक्सीजन बच गया, तो रिएक्शन आगे जाएगा क्या? रिएक्शन आगे जाएगा ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड है ही नहीं, रिएक्शन किससे करेगा? ऑक्सीजन। रिएक्शन क्या होगा? रुक जाएगा। जैसे ही कोई एक भी रिएक्टेंट खर्चा हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो रिएक्शन जिस टाइम पे रुका हुआ था, उस टाइम पे जो भी रिएक्टेंट बचेगा ना, जो भी रिएक्टेंट बचेगा ना, दैट रिएक्टेंट इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि वो बच गया, एक्सेस में था। ठीक है, ये डेफिनेशन होता है। तो डेफिनेशन आप फटाफट एक काम करो, डेफिनेशन कॉपी करो जल्दी से, ये दोनों डेफिनेशन कॉपी करो। तो द रिएक्टेंट दैट गेट exhausted first and limit or stop the reaction is called limiting reagent. The reactant that is left at the end of reaction is called excess reagent. Definition मेरे ख्याल से सबको क्लियर रहना चाहिए कि लिमिटिंग किसको बोलना है एंड एक्सेस किसको बोलना है। अगर किसी को भी डाउट है लिमिटिंग एंड एक्सेस में, यू कैन आस्क, मैं फिर से बता दूंगा। डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, एनी डाउट, एनीवन? अरे फिर से पड़ोसी के यहाँ चले गए क्या पूछने कि आज मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं? No, sir. किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। मजा आ गया यार, लगता है काफी अच्छा पढ़ा, लगता है काफी अच्छा पढ़ा दिया मैंने, डाउट नहीं आया, बच गया मैं तो। चलो आगे चलते हैं। तो ये डेफिनेशन वाला पोर्शन हमारा हो गया क्लियर। अब एक चीज, अभी आप पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने आपको बार बार बोला कि जो पहले खर्चा हो जाएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आता है। लेकिन जो एक्सेस रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर गलत आता है। तो एक लाइन मैं लिख रहा हूं, वो सभी लोग कॉपी कर लेंगे एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अमाउंट ऑफ, अमाउंट का मतलब मोल, ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और amount of any reactant left is decided only by लिमिटिंग रिएजेंट। जो अभी हम लोग फील कर रहे थे कि लिमिटिंग रिएजेंट से ही हमारा आंसर करेक्ट आता है, एक्सेस रिएजेंट से आंसर करेक्ट नहीं आता है, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी भी अगर आपको कैलकुलेट करना है कि प्रोडक्ट कितना बना हुआ है, तो दैट विल बी ऑलवेज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट, नॉट बाय एक्सेस रिएजेंट। अब प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम अभी एक नई समस्या आ गई कि ठीक है, मान लो अगर मुझे पता चल गया कि SO2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सीधा मैं SO2 को SO3 से कनेक्ट करके स्टोइचियोमेट्री लिख करके कैलकुलेट कर लूंगा, मेरा आंसर एक बार में करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, लेकिन ये कौन बताएगा कि SO2 लिमिटिंग था? प्रॉब्लम वहां है। हाउ वी कैन नो दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएजेंट? फिर तो वो दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई, 32 के लिए 128, फिर 32 दिया, 128 नहीं दिया। इतना कौन सोचता है यार, इतना कौन सोचता है लिमिटिंग फाइंड आउट करने के लिए? तो लिखो फिर, लिमिटिंग फाइंड आउट करने का एक नया तरीका देख लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है अपना काम आसान हो जाए। ठीक है, तो ऊपर हेडलाइन लिख लेना, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। Determination of limiting reagent, how we can decide that a particular reactant is our limiting reagent, कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको डिसाइड करने के लिए ना एक टर्म इंक्लूड करना हूं, नया टर्म है, बस ऐसे ही लिख लेंगे। टर्म का नाम है के रेशियो। के रेशियो, और के रेशियो का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ reactant, number of mole of reactant taken divided by respective stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मैं क्या कह रहा था, एक और लाइन, कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो दिमाग में रखना है। द रिएक्टेंट for which the reactant for which K ratio is minimum, K ratio is minimum, is taken as limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट। बोल ये रहे, घुमा फिरा के इतना सब कुछ कहानी सुनाने के पीछे बस एक सिंपल सा लाइन है कि जिस रिएक्टेंट के लिए के रेशियो का वैल्यू सबसे कम रहेगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। और के रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका आपको दे दिया गया है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो लिया गया है रिएक्शन कराने के लिए, जो रिएक्टेंट का आप मोल ले आए हो, वो डिवाइडेड बाय उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो भी आएगा वो वैल्यू क्या बोली जाती है, उसको के रेशियो बोल रहे। और जिस भी रिएक्टेंट के लिए के रेशियो कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। चलो वापस से वही क्वेश्चन पकड़ते हैं जो अभी करके आए, और उसमें देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट लिखा हुआ है या ऐसे लिख दिया। सर ये के रेशियो वाला और एक बार समझा दीजिए। क्या क्या? फिर से कुछ बोल रहे थे सर, के रेशियो वाला फिर से समझा दीजिए एक बार। के रेशियो वाला अभी आप बस कॉपी करो, अभी तो समझाने के लिए जा रहे हैं, अभी इसके बाद एग्जांपल लेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप कॉपी करो, कॉपी हो गया तो ये बता दो हमको कि कॉपी हो गया, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया सर। ठीक है, तो अब इसको समझने का कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं। देखो, अभी के अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था और हमारे पास रिएक्शन था 2SO2, इसको रिएक्ट करा रहे थे O2 के साथ, और प्रोडक्ट क्या बना रहे थे? 2SO3 हम लोग बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट हम लोग, ये रिएक्शन हम लोग लिख रहे थे। रिएक्शन बैलेंस है, सल्फर डाइऑक्साइड का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ऑक्सीजन का 1, सल्फर डाइऑक्साइड का 2, ये हमको मालूम है।
आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आप एक काम करो, 64 ग्राम SO2 ले आओ एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन ले आओ एंड देन डिसाइड करो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा। आपने बोला था कि सल्फर डाइऑक्साइड हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और इसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट करा था, आंसर 80 ग्राम आया था और आंसर करेक्ट भी था। अभी हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमको कैसे पता चलेगा, आसान तरीके से कैसे पता चलेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये जानने के लिए मैं क्या करूंगा, के रेशियो कैलकुलेट करूंगा। के रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब पहले मुझे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोल कैलकुलेट कर लेते चलो। मोल कैसे 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 कैलकुलेट करें, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सल्फर डाइऑक्साइड का कितना मास लिया हमने, 64 ग्राम। डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 64 ग्राम। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास भी 64 आता है, तो मोल कितना मिल गया, 1। ओके, ऑक्सीजन का कितना मास लिया हमने, 32। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना, 32। ऑक्सीजन का मोल कितना, 1। अच्छा, दोनों का मोल 1, हाँ दोनों का मोल 1। हमको मोल से मतलब थोड़ी था, हमको तो के रेशियो चाहिए था यार। के रेशियो क्या होता है, के रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल टेकन। हमने कितना मोल लिया बच्चे, हमने सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल लिया डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। यही फॉर्मूला लिखा था हमने, नंबर ऑफ मोल टेकन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल कितना लिया, 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 2। तो ये क्या हो गया, 1/2। 1/2 का वैल्यू कितना आता है, 0.5। ऑक्सीजन के लिए भी के रेशियो कैलकुलेट करा जाए, मोल कितना लिया, 1, और ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1। तो 1/1 इज 1। तो भाई ये मिल गया हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर आपसे पूछा जाए बताओ किसका स्टोइचियोमेट्रिक कम है, सल्फर डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का, अरे जल्दी बोलो, डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। तो भाई जिसका जिसका के रेशियो कम रहेगा वही लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। अभी हम यही सीख करके आए। एक बार हमको पता चल गया कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये तो हम हमेशा बता देंगे। अभी प्रॉब्लम यही हो रहा था ना कि हमको कैसे पता चलेगा लिमिटिंग कौन है। तो लिमिटिंग के लिए आपको क्या करना होता है, के रेशियो कैलकुलेट करना होता है। जिसका के रेशियो सबसे कम आएगा वो हमारा लिमिटिंग होगा, और जो लिमिटिंग होगा वहीं से डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा या कोई रिएक्टेंट कितना बच रहा है, वो भी वहीं से डिसाइड होता है। क्लियर है? यस सर। अभी किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि जितने फंडे थे जितने कॉन्सेप्ट थे सब मैंने दे लिए। अब एप्लीकेशन वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप पूछ लो। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ, नहीं ना? अरे वाह, क्या चमत्कारी आदमी है, सबको डाउट होता ही नहीं। अच्छा मालूम है ना, बता चुका हूं शायद मैं एक ही चीज बार बार बोलते रहता हूँ। डाउट दो ही कंडीशन में नहीं आता है, या तो बहुत अच्छा पढ़ लिए या तो बहुत ही घटिया पढ़ लिए, दोनों कंडीशन में डाउट नहीं आता। ठीक है, तो मुझे लग रहा है दूसरा वाला चल रहा है तुम्हारा, चमक तो रहा नहीं कुछ, पता नहीं। हाँ नहीं बोला करो यार, मुझे पता चले कि समझ में आया नहीं है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इधर बैठे बैठे। देखो आगे ये क्वेश्चन आपको करना है, रिएक्शन आपको दे रखा है 3A + 6B, प्रोडक्ट क्या बना 3C एंड 5D। ए का रिएक्शन कराने के लिए हमने लिया 9 मोल और बी का लिया 27 मोल। इनको आपस में रिएक्शन कराना है, रिएक्शन करा करके बताना है कि सी एंड डी कितना बनेगा, ये आपका क्वेश्चन।
क्वेश्चन में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. तो बस शुरू हो जाओ बेटा, फटाफट शुरू हो जाओ। और क्वेश्चन करने से पहले आपको मालूम रहेगा शायद, इस सबसे पहले क्या करना होता है? लिमिटिंग ढूंढना होता है कि कौन लिमिटिंग है। लिमिटिंग वाले से ही तो प्रोडक्ट पता चलेगा ना यार। पहले ये तो ढूंढो कि लिमिटिंग कौन है। एक बार लिमिटिंग मिलेगा तो फिर लिमिटिंग वाला बताएगा कि प्रोडक्ट में कितना कितना बनना चाहिए। तो इतना हिंट बहुत है, आप एक बार ट्राई करो, अपना पूरा दिमाग लगाओ। बीच में तकलीफ होगा तो धीरे धीरे मैं आपकी हेल्प करता रहूं। सी का 9 एंड डी का 15। कंट्रोल यार, आपकी भी बारी आएगी, बस 2-4 क्वेश्चन रखो। 2-4 क्वेश्चन रुको, अच्छे वाले क्वेश्चन भी आएंगे। धीरे धीरे हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं ना। बाकी लोगों ने सीखा नहीं है ना, तो बाकी लोगों को तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। उस स्पीड में अभी नहीं जा सकते हम लोग। सी का आप 9 बता रहे हैं ना? हाँ सी का, अच्छा ए इज लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ ए इज लिमिटिंग। पहले आप लिमिटिंग ढूंढो, आपको पता चलेगा कि ए जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सी का 9 बनेगा, करेक्ट है। एंड डी का 15 ना, करेक्ट है। अच्छा जब इतना बता ही लिए ना मसूद, एक काम करो और एक काम कर दो, ये बताओ बी कितना बचेगा? ऐसे बैठे बैठे इधर उधर मत करो, अब ये भी बता दो कि बी कितना बचेगा। बी अगर आपका एक्सेस रिएजेंट है तो लास्ट में कुछ तो बचेगा, कितना बचेगा वो बताना है। नाइन मोल। 9 मोल, करेक्ट। 9 मोल बचेगा। बाकी लोग, सबसे पहला क्वेश्चन, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट है तो पूछ लो बच्चे। किसी को भी अगर इस स्टेटमेंट में डाउट है तो अभी पूछ लो, बाद में सब कुछ खत्म करने के बाद मत पकाना मुझे, अभी बोल दो, मैं अभी बता दूंगा। नहीं है ना? सर पहले वाले क्वेश्चन पे तो सर आपने SO2 के नीचे 64 ग्राम लिखा था, 9 मोल सर कैसे हो? हाँ ये तो क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करता है ना यार, कि क्वेश्चन में कभी आपको हो सकता है ग्राम दिया जाए, कभी मोल दिया जाए, हो सकता है आगे जाकर के वॉल्यूम दे दे, हो सकता है आगे जाकर के नंबर दे दे, कुछ भी दे सकता है, उनकी मर्जी। तो हमने जो फंडा सीखा है वो हमेशा वैलिड, वो हमेशा वैलिड है। तो पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि ये स्टेटमेंट में डाउट है या नहीं है, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, फिर उसके बाद तो मैं मूव कर पाऊं। सर एक बार निकाल के दिखा दिए सर, निकालना नहीं है मीटिंग डी। 9-6 है क्या? 9-9-9-6 नहीं बच्चे, 9-15 आएगा हफीजुर। खैर लिमिटिंग रिएजेंट मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। तो एक ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, देखो मुझे क्या करना था, मुझे के रेशियो कैलकुलेट करना था। तो के रेशियो का हमने फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ मोल टेकन, ए का हमने कितना लिया 9, ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3, तो 9/3 कितना होता है 3। सिमिलरली बी के लिए नंबर ऑफ मोल टेकन कितना लिया 27, बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 6, तो ये क्या आएगा 4 पॉइंट समथिंग आता रहेगा। तो भाई इन दोनों में छोटा कौन है? 3 छोटा है। 3 किसका के रेशियो था? ए का के रेशियो था। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? ए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। हमने अभी के अभी यही चीज डिसाइड करा था, जिस रिएक्टेंट का के रेशियो सबसे कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये हमने डिसाइड करा, हमने के रेशियो कैलकुलेट करा, ए के लिए के रेशियो कम आ रहा है तो ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा।
ये सभी को क्लियर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे ये ढूंढना था कि सी और डी कितना बनेगा। तो मैंने आपको बार बार यही बोला हुआ है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मान लीजिए आपको ढूंढना है कि सी कितना बना, तो आप इस लिमिटिंग रिएजेंट को कनेक्ट करो, किससे? सी से कनेक्ट करो। पहला जो लाइन लिखा जाएगा दैट विल बी ऑलवेज, ऑलवेज यूनिवर्सल फैक्ट है ये, दिमाग नहीं लगाना इधर, ठीक है? दिमाग इधर नहीं लगाना है। पहला जो स्टेटमेंट लिखना है वो हमेशा और हमेशा स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का लिखना है। मतलब मैं ये लिखूंगा 3 मोल ऑफ ए, अगर मैं 3 मोल ऑफ ए पूरी तरीके से रिएक्ट करा देता ऑन कंजम्पशन produces 3 मोल ऑफ बी। ये मैंने कहां से लिखा बच्चे? ये स्टोशियोमेट्री से ये स्टोशियोमेट्री से लिखा। आप देखो Both of C9. 3 मोल ए अगर ले आते, सॉरी 3 मोल ए ले आते तो 3 मोल सी बनता, ठीक है? 3 मोल ए ले आते तो 3 मोल सी बनता। तो पहला लाइन जो लिखना है आपको, वो प्रोडक्ट जो कैलकुलेट करना है उसको आपको लिमिटिंग रिएजेंट से कनेक्ट करके स्टोशियोमेट्री वाला स्टेटमेंट लिखना है अच्छे से। फिर सोचना है कि भाई हमने लिमिटिंग रिएजेंट बोला ए, इसका मतलब ये है कि ए का जितना भी मोल हमने लिया होगा वो पूरा खर्चा हो गया होगा। मतलब हमने ए का खर्चा कितना करना है? 9 मोल खर्चा करना है। हमने लिया 9 मोल, मतलब 9 मोल खर्चा हो जाएगा। यूनिटरी मेथड यूज करूंगा, अगर मैं ए का 1 मोल ले आता तो सी का कितना खर्चा होता? 3/3, दैट इज 1 मोल। अगर मैं 9 मोल ए का ले आता तो खर्चा कितना होता? 1 मोल से 1 मोल, तो 9 मोल से 9 मोल खर्चा बनेगा इसका। अगर मैं ए का 9 मोल खर्चा कर दूंगा तो सी का कितना बनेगा? 9 मोल। क्लियर हुआ ये सभी को? सर थोड़ा फिर से बोलिए। अच्छा जल्दी बोलिए क्या? ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाता हूं। मैंने ये बोला पहला वाला लाइन क्लियर है? पहला वाला लाइन स्टोशियोमेट्री का ही लिखना है और हमेशा स्टोशियोमेट्री ही लिखना है, दिमाग नहीं लगाना उधर। पहला लाइन हमेशा स्टोशियोमेट्री का, किसको रिलेट करने वाला? जिसको फाइंड करना है उसको, और लिमिटिंग रिएजेंट को रिलेट करने वाली लाइन लिखनी। ये समझ में आ गया? पहला लाइन क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, फिर आगे कुछ नहीं कराना है यार। देखो यूनिटरी मेथड मालूम है कि अगर मैं ए का 1 मोल, बचपन में सीखा करते थे कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये जो नंबर होता है ना, इसको उठा करके इस नंबर से डिवाइड कर देते थे हम लोग, ऐसा डिवाइड कर देते थे। तो 3/3 कितना होता है? 1 होता है। तो अगर मैं ए का 1 मोल ले आता हूं तो सी का कितना मोल बनेगा? 1 मोल बनेगा। आपको ए का कितना मोल खर्च करना है वो सोचो। आपको ए का खर्च करना है 9 मोल। ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ए पूरी तरीके से खर्च हो ही जाना है क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है। तो टोटल कितना खर्चा होगा? 9 मोल खर्चा होगा। तो अगर 9 मोल ए का आप खर्च कर देते हो तो सी कितना बनेगा बच्चे? 9 मोल बनेगा। क्लियर है अभी? हाँ सर। डी का कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से अगर मान लीजिए आपको डी का कैलकुलेट करना है तो आप डी को कनेक्ट करोगे किससे? लिमिटिंग रिएजेंट। स्टेटमेंट क्या लिखता मैं? 3 मोल ए आफ्टर अ कंप्लीट कंजम्पशन विल प्रोड्यूस 5 मोल डी। 5 मोल डी बन जाएगा। ये हमने कहां से लिखा? स्टोशियोमेट्री से। पहली लाइन हमेशा स्टोशियोमेट्री। अब क्या बोलूंगा? अगर मैंने 1 मोल ए खर्च करा होता तो डी का कितना बन जाता? 5/3 मोल बन जाता। ये जो स्टार्टिंग में लिखा होता है इसी से डिवाइड कर देना। हमने कितना खर्च करना है ए का? हमने ए का 9 मोल खर्च करना है। अच्छा 9 मोल खर्च करो जरा।
9 मोल खर्च करते तो डी का कितना बनता, 5/3 इंटू 9, तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 15 मोल डी का बन जाए। ठीक है, डी का कितना बन जाएगा, 15 मोल। और यही आंसर है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन। एनी डाउट एनीवन? अच्छा सर, 27 मोल जो है उसका कोई काम नहीं है क्या? वो एक्सेस है ना बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया ना कि एक्सेस रिएजेंट हमेशा आपको गलत आंसर देगा। ओके सर, ओके। लेकिन हाँ देखो देखो, रुको रुको अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाता कि बी का कितना मोल बचेगा, देखो हमको मालूम है कि ए हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बी क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। मतलब जब रिएक्शन रुका होगा तो बी का कुछ मोल तो बच गया हो। अगर हमसे पूछ लेता कि आप बताओ कि बी का कितना मोल बच गया जब रिएक्शन रुका होगा, वो टाइम पे बी का कितना मोल बच गया, ये अगर कैलकुलेट करने के लिए आ गया ना, तो 27 कहीं ना कहीं यूज हो जाए, क्योंकि उसमें डायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं, बी की ही बात कर रहे हैं, तो यूज होगा। कैसे यूज होगा वो भी बता देता हूं, चलो वो भी बता देते हैं। अभी किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, बी के बारे में, ये चाहिए ना कि बी कितना बचा, तो बी को किससे कनेक्ट करूंगा, लिमिटिंग से, फिक्स है। किसी के भी बारे में जानकारी चाहिए, कनेक्ट किसको करेंगे, लिमिटिंग को, क्योंकि लिमिटिंग ही सबके बारे में सही जानकारी देगा। तो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पहली लाइन स्टोशियोमेट्री वाली वही लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो मैं पहली लाइन क्या लिखता, 3 मोल ऑफ ए react with 6 मोल ऑफ बी। ये तो मैं लिख ही सकता हूं, यही तो मेरा स्टोशियोमेट्री वाली लाइन है। अब मैं बोलता कि अगर मेरा 1 मोल ए खर्चा होता तो बी का कितना खर्चा होता, 6/3, 2 मोल बी का खर्चा हो जाता। मुझे ए का कितना खर्चा करना है, 9 मोल, क्योंकि ए जितना भी लूंगा वो पूरा खर्चा होगा, क्यों, क्योंकि ए लिमिटिंग है। तो ये अगर खर्च होता तो बी का कितना बनता, 9 इंटू 2 दैट इज 18 मोल आपका बी क्या हो जाएगा बच्चे, खर्च हो गया। आपसे पूछा गया बचेगा कितना, भाई हमने स्टार्ट करा था 27 लिया था, 18 खर्चा हो गया, बचा कितना, 9 मोल। हाँ देखो यही आंसर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कितना मोल बचेगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो स्टार्टिंग में लिया हुआ है वो 27 और जितना खर्च हो जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितना मोल बचेगा। समझ में आया? एनी डाउट एनीवन? किसी को डाउट है पूछ सकते हो, नहीं? वाह यार वाह, मजा आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं। देखो डाउट ना आने का एक और कारण है मुझे कारण बहुत सारे मालूम रहते हैं। एक और कारण है कि जैसे हो जाता है ना, 2-3 घंटा पढ़ करके दिमाग जब पक जाता है तो लगता है कि भाई बस बस करो, कितना पकाओगे, अब बस करो, डाउट रहेगा भी तो छोड़ो, जाने दो, कौन पूछता है, पहले से पके हुए और पूछ करके क्यों पकना है। नहीं, ऐसा ऐसा चलता है ना दिमाग में, बोल ही नहीं रहे। नहीं सर। अरे अरे हमको मालूम है, हम भी तो कभी स्टूडेंट ही रहे, हमको मालूम है। ऐसा दिमाग में चलता है, जब एंड होने वाला होता है, टाइम खत्म होने वाला, लगता है कि भाई बस करो और मत पकाओ, छोड़ दो अब हमको तो ठीक है, लेकिन छोड़ा तो जाता नहीं है, ये भी मालूम है कि कोई नहीं छोड़ता, जब तक है टाइम अपना पढ़ाएंगे ही, तुमको सीखना ही पड़ेगा, मजबूरी है, चुपचाप सीखते रहो। तो क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, आपको रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन क्या दिया, 7A
प्लस 6b, प्रोडक्ट कितना 3c एंड 4d। ए का 3 मोल लिया, बी का 4 मोल लिया। स्टार्टिंग में आपको बताना है कि सी एंड डी कितना बनेगा, और अगर कोई रिएक्टेंट बच जाता है तो कितना बचेगा वो भी बताना है। फटाफट कर डालो जल्दी से। C 9/7। सर 9/49 होता है क्या सर? सर D 16/7। D 12/7। सबसे पहला क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? यस सर। ए सर ए। ठीक है, ओके। सबको मालूम रहना चाहिए कि ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चा जब इतना पता चल गया ए लिमिटिंग रिएजेंट है, आगे का काम तो बहुत आसान है यार। यूनिटरी मेथड में 2 बार आपको कैलकुलेट करके दिखा चुका हूं यूनिटरी मेथड कैसे यूज करना है। फटाफट करो ना, करेक्ट आंसर बताओ। देखो जल्दीबाजी में कोई गलत नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है तो टेक योर टाइम, आराम से करो, आराम से आंसर बताओ। मैं इधर ही हूं, मैं भाग नहीं रहा, लेकिन करेक्ट बताओ। जल्दीबाजी में कैलकुलेशन गलत नहीं करना। फिर से सी कितना बनेगा? 9/7। सर 9/49 होता है क्या? 9/49 कैसे आ गया महफूज? बच्चे 9/7 होगा 9/7। जिसको भी 9/7 मिल रहा है वो 9/49 कैसे आ गया बच्चे? ओके 9/7 12/7। अहमद करेक्ट है। हाँ तो देखो सी कैसे आएगा। अगर आपको सी ढूंढना है तो सी को किससे कनेक्ट करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट ए से। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? 7 मोल ए अगर खर्च हो जाता तो 3 मोल सी हमारा बन जाता। 1 मोल ए अगर खर्च होता तो 3/7 मोल सी बन जाता। हमने ए का कितना मोल खर्च करना है? हमने ए का बच्चे 3 मोल ही खर्च करना है, 3 मोल। तो अगर आप 3 मोल खर्च करने जा रहे हो तो 3 × 3/7 दैट इज 9/7 मोल बनेगा यार। 9/7 मोल ऑफ सी बनेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। किसी को डाउट? नो सर। हाँ ओके सर। डी बताओ आप लोग। 12/7। 12/7 सर। वेरी गुड। कोई ऐसा है जिसको डाउट हुआ हो? डी का आंसर 12/7 आएगा। किसी को भी अगर डाउट है डी में तो आप पूछ सकते हो। किसी को डाउट नहीं है? फिर से नहीं सर। चमत्कार हो गया यार, मतलब मैं खतरनाक है, मतलब सिचुएशन। डाउट ही नहीं आता, मुझे डाउट हो जाता है। आपको डाउट नहीं आता तो मुझे डाउट हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया डी में किसी को डाउट नहीं है। डी का आंसर 12/7, सी का आंसर 9/7 सबका आता है। ए लिमिटिंग रिएजेंट है, सबको मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, बी कितना बचेगा ये तो बताओ। 10/7।
कितना 10/7? यस सर। आपके अलावा, अहमद के अलावा आप कोई और बताए? ये भी ढूंढना था कि बी कितना बचेगा। मैंने बोला था कि आपको ये भी ढूंढना है कि कोई भी रिएक्टेंट अगर बचा तो कितना बचा, ये भी बताना है। कोई नहीं, अरे रुके सर। सीओडी में डाउट नहीं और बी कोई बताएगा भी नहीं, ऐसा ऐसा वाला खतरनाक कॉम्बिनेशन। सर 18/7 हो जाता है। 18/7 9/22 अरे बाप रे, तो बड़ा खतरनाक खतरनाक आंसर आ रहा है। 22/9 अरे 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 अरे, सर 22/9 चलो देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 7 मोल अगर ए का मेरा खर्च होता तो बी का 6 मोल खर्च हो जाना था। बी का 6 मोल खर्च हो जाना था। अगर 1 मोल ए का खर्च होगा तो 6/7 मोल बी का खर्च हो जाएगा। हमने ए का कितना खर्च करना है? 3 मोल खर्च करना है, ठीक है। ए का अगर 3 मोल खर्च करा तो 3 × 6/7 दैट इज 18/7 मोल बी का क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो मोल ऑफ लेफ्ट, बी का कितना मोल बच गया? स्टार्टिंग में हमने लिया 4 और खर्चा कितना हुआ? 18/7, तो 28 - 18/7 कितना आता है? 10/7। भाई कैसे कैलकुलेट कर रहे थे आप लोग? आंसर तो 10/7। क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर। एनी डाउट एनीवन? नो सर। ओके, दिमाग आज ज्यादा लगा लिया ना, आज लगता है दिमाग ज्यादा लगा लिया। ऐसा लगता है कि सही में लगाया। ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, यही कर रहे थे ना हम हाँ लोग? सर। यही करा है ना अभी? हाँ हाँ सर। ओके, आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, है ना। आप 2-3 क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसे आप एज अ होमवर्क नोट कर लो। आपको करना क्या है सभी क्वेश्चन में? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना है, सी कितना बनेगा है, डी कितना बनेगा वो बताना है, एंड एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट जो बच जाएगा वो बताना है। ये रिएक्शन आप लिख लो और मोल जो दिया है ये लिखो जल्दी से। हो गया? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन कॉपी करेंगे, सिमिलर है। ये क्वेश्चन कॉपी करना है, क्या कैलकुलेट करना है वो सेम है,
जो जो कैलकुलेट करना है, जो पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था वही यहाँ भी कैलकुलेट करना है, बस रिएक्शन बदला हुआ है और जो नंबर ऑफ मोल स्टार्टिंग में लिया हुआ है वो बदला हुआ है, बाकी सब जो प्रोसेस है वो सेम। Then copied. कॉपी हुआ या नहीं हुआ ये पड़ोसी से पूछने चले गए? नो सर। तो जल्दी बताओ, कॉपी हुआ या नहीं हुआ? कॉपी हो गया सभी का? नो सर। ओके ओके, यस सर। जस्ट कॉपी इट एंड ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में पूरी तरीके से अटेम्प्ट करके आना, ठीक है? इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं, अभी आंसर नहीं बताना यार, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? आज ज्यादा बोल लिया, लगातार 3 घंटे बोलते बोलते। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, ऑफलाइन में थोड़ा कम बोलना पड़ता है। तो ठीक है, आप कॉपी कर लो एंड ये दोनों क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड बच्चे, आपको डीपीपी भी दिया गया है, तो डीपीपी आप सॉल्व करो, एटलीस्ट आपका डीपीपी 1 सॉल्व हो जाना चाहिए था। एंड डीपीपी 1 का जो भी डाउट है ना, वो आप डाउट सेक्शन में जाकर के पूछ लो, वहां मैं ही रहूंगा, जाकर के मतलब वहां मैं ही रहूंगा, तो बेहतर होगा। द रीजन इज कि अगर मैं ये नॉर्मल क्लास में डाउट लेने लगूंगा तो सिलेबस थोड़ा स्लो हो जाएगा, वैसा नहीं करना है हम लोगों को। हम लोग वैसे ही आराम आराम से सीख रहे हैं, तो डाउट के लिए एक अलग ही क्लास है, उसी में हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे, ठीक है? अरे फिर चले गए ना पड़ोसी के पास। ठीक है सर, ठीक है। इतना जल्दी जल्दी पड़ोसी के पास कैसे चले जाते हो यार? चल आज यही स्टॉप करते, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सर।